वसीम, मम्मी कभी नहीं मानेंगी, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देंगी। तो तू मुझे छोड़ देगी? नहीं, कभी नहीं। मैंने तेरे साथ ही रहना है। तो मैं तेरी माँ से आके बात करूँ? कोई फायदा नहीं वसीम, वो हमारी बात नहीं सुनेंगी। पिछली बार बात की थी तो एक चाटा मिला और साथ में धमकी भी कि अगर मैं दोबारा तुमसे मिलने की कोशिश की तो वो मुझसे अपना नाता ही तोड़ देगी। अगर आप लोग कहें तो मैं दोनों बच्चों को अपने साथ दिल्ली ले जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मम्मी हम दोनों को छोड़कर जा ही नहीं सकती। मैं नहीं मानती। वो यहीं है और वो वापस आएंगी। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं भाई गुरु को क्या मंजूर है। पहले जीजा जी गए और अब You have called is currently switched off. मम्मी कहाँ चली गई होगी? मनीष, हाँ? मम्मी ने कुछ बताया था क्या? मतलब कहीं जाने वाली थी क्या? नहीं, क्यों? मम्मी घर पे नहीं है। वो तो घर पर नहीं है, तभी तो पूछ रही हूँ। कंपाउंड में मम्मी की गाड़ी भी नहीं है और अलमारियां भी खुली पड़ी है। क्या दीदी, कहीं घर पे चोरी तो नहीं हुई? तो कप्तान पहले वो डिब्बा ले गया। हाँ सिमरन पुत्र। मामा जी, मम्मी आपके घर आई है क्या? अब पुत्र मैं तो दुकान पे हूँ, मेरे को नहीं पता। तू नाना को फोन कर लेना। जी मामा जी। बोल सिमरन पुत्र। नाना जी, मम्मी आपके यहाँ आई है क्या? ना ना पुत्र, यहाँ तो नहीं आई। गल की है? नाना जी, मम्मी घर पर नहीं है और मम्मी की गाड़ी भी कंपाउंड में नहीं है और अलमारियां भी खुली पड़ी है। ओए तू ये क्या कह रही है पुत्र? जी नाना जी, तिजोरी भी खुली पड़ी है। ओए तू फिक्र न कर पुत्र, मैं तेरे मामा को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है?
और मामा जी वहाँ ऊपर, वहाँ मम्मी सूटकेस रखती थी, वो भी नहीं है। पुत्र, तू घर से कितने बजे गई थी? मामा जी 8 बजे। और तू पुत्र? मम्मी ने मेरे को 9 बजे बस स्टॉप पे छोड़ा था, रोज की तरह। सिमरन पुत्र, तू एक काम कर, तू अपनी नौकरानी गीता को फोन लगा। तुम दोनों के जाने के बाद वो घर पे ही होगी। मैं तब तक रवि को फोन लगाता हूँ। पापा जी, हो सकता है उसको कुछ पता हो। ठीक है। हाँ सिमरन दीदी जी। गीता, तू कितने बजे तक घर पर थी? मैं 11:30 बजे तक दीदी जी। क्यों, क्या हुआ? मम्मी ने कुछ बोला, कुछ बताया कि वो कहीं जाने वाली थी, ऐसा कुछ? नहीं दीदी जी। ठीक है। कुलजीत जी से कल शाम को बात हुई थी, आज सुबह से तो एक बार भी बात नहीं हुई। हाँ, पर रवि तू है कहाँ? मुंबई से आ रहा हूँ, हाईवे पर हूँ। बताइए क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, कुलजीत घर पे ही नहीं है, उसका फोन भी बंद है और उसकी गाड़ी भी नहीं है। और यहाँ पे अलमारी खुली हुई है, तिजोरी भी खुली हुई है, उसका सूटकेस, कपड़े सब के सब गायब हैं। पर कुलजीत जी बिना बताए तो कहीं जाती नहीं, और अगर कहीं जाना भी हो तो मनीष या सिमरन को बोलकर ही जाती है। कुलजीत जी का मोबाइल नंबर क्या है? 444-678-768। नाइक, ये नंबर की लोकेशन ट्रैक करो। यस सर। पति कहाँ है उनके? जी, वो 4 साल पहले गुजर गए हार्ट अटैक से। उसके बाद मेरी बहन कुलजीत ही बिजनेस संभालती है। और उनका बिजनेस क्या था? स्टॉक्स एंड शेयर्स का जी। मतलब पति के मौत के बाद सारा बिजनेस आपकी बहन ही संभाल रही थी? जी हाँ, लेकिन उसे कुछ बिजनेस की खास समझ नहीं थी, तो उसने सारे क्लाइंट रवि शिंदे को दे दिए। जी, रवि मेरे जीजा जी मंजीत के साथ काम करता था। प्रॉफिट का 50% हर महीने मेरी बहन को देता है। कुलजीत जी का सेल लोकेशन उनके घर पर ही बता रहा है। चलो घर पर चलकर ही देखते हैं। सर, अंदर कोई गड़बड़ तो नजर नहीं आ रही है। मोबाइल मिला? नहीं सर। आप में से किसी ने अलमारी या सामान को छुआ तो नहीं? हाँ सर, मैंने, वो मम्मी नहीं दिखी तो। आपके कहने के मुताबिक ऊपर रखा हुआ सूटकेस भी गायब। हाँ जी। गाड़ी कौन सी थी? स्विफ्ट है जी, ब्लू कलर की। देख के नहीं लगता कि कोई गड़बड़ हुई है, ऐसे मालूम पड़ता है कि खुद अपनी मर्जी से चली गई। आपकी नौकरानी और वो पार्टनर, क्या नंबर था उसका? रवि शिंदे। मुझे इन दोनों के नंबर्स चाहिए, और साथ में आपकी मम्मी की फोटो भी लगेगी और उस कार की डिटेल्स भी। जी। नाइक, हर पुलिस स्टेशन में इस औरत का फोटो, कार के डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन भेज देना। यस सर। और वो काम वाली, उसका क्या हुआ? घंटे भर में पहुंच जाएगी सर, और वो रवि शिंदे शाम को 7 बजे तक आ जाएगा। सुबह 11:30 बजे तुम घर से निकल गए? हाँ साहब, 11:30 बजे मैं काम खत्म करके चली गई थी साहब। ये मेरा रोज का ही टाइम है साहब। मैडम, मैं चलती हूँ मैडम। हाँ ठीक है गीता। मैडम तभी फोन पर थी? हाँ साहब, वो फ़ोन लगा रही थी साहब, पर ज़्यादा मेरे को याद नहीं है। कितने साल से काम कर रही हो वहाँ पर? 3 साल हो गए साहब। अच्छा, घर में कोई अनबन? नहीं साहब। घर में कोई अजीब सी बात? नहीं साहब, मैडम बहुत अच्छी थी साहब, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कोई अनबन नहीं। मैडम का किसी के साथ भी कोई अनबन नहीं साहब। उनके पति मंजीत, उनकी 4 साल पहले मौत हो गई। सुना है साहब, पर तब मैं उधर काम नहीं करती थी। तुम्हारे मैडम का किसी के साथ कोई चक्कर? वो वैसी औरत नहीं थी साहब, वो बहुत अच्छी थी।
मनीष बेटा, सिमरन चलो खाना खा लो। चल बेटा, सिमरन चल तू आ जा। मम्मी ऐसा कभी नहीं करती है, बिना बताए कभी नहीं जाती है, वो भी गाड़ी और कपड़े लेकर तो कभी नहीं जाती। डर लग रहा है, गहने वहने भी गायब है, कहीं कोई अनहोनी। ओए तू चुप कर, फोन ले जाना भूल गई होगी, आ जाएगी रात तक। पुलिस वालों को मम्मी का फोन नहीं मिला है। फोन का लोकेशन वो लोग घर बता रहे हैं, पर अब तक फोन नहीं मिला है उन्हें। रो मत पुत्र। सर, मैडम का फोटो, कार का नंबर सब भेज दिया है। ये है उसका फोन रिकॉर्ड। आखिरी कॉल उसने बेटी को किया था 11:30 बजे। काम वाली ने भी बताया था कि मैडम फोन पर थी। सर, मुझे तो घर के अंदर का ही कुछ लफड़ा लगता है। शायद वो घर से नाखुश होगी। ऐसा लगता है जैसे अपनी मर्जी से वो गई होगी। पता चल जाएगा। और वो रवि शिंदे, वो नहीं आया अभी तक? पहुंचता ही होगा सर, रास्ते में। मुंबई गया था सर, काम के सिलसिले में। आप स्टॉक और शेयर्स का बिजनेस करते हैं ना? जी हाँ सर। कुलजीत जी के पति मंजीत जी की डेथ के बाद से उनका सारा बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। एक्चुअली मंजीत जी के साथ तो मैं शुरू से ही काम किया करता था। उनकी वाइफ को बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने सारा कारोबार मुझे दे दिया। तब से मैं ही सब संभालता हूँ और हर महीने मुनाफे का 50% उन्हें देता हूँ। मतलब मिलना जुलना होगा। आपकी और कुलजीत की अच्छी जान पहचान होगी। सर, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी। उनके पति मंजीत जी से बहुत कुछ सीखा है मैंने। बहुत कर्ज है उनका मुझ पर। मंजीत जी तो अब रहे नहीं, और उनके बीवी को अगर कुछ हो जाता है तो सारा कारोबार आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा कमा रहा हूँ सर, ऐसी कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में कि ज़्यादा का लालच करूँ। और इस सचदेव परिवार का बहुत उपकार रहा है मुझ पर। आज इन्हीं की वजह से मेरा अच्छा चल रहा है। अगर आपको लगता है कि कुलजीत जी के गायब होने में मेरा कुछ हाथ है तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कोई है जिसके साथ वो भाग सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। कुलजीत जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, उन्हें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। कोई पुराना दुश्मन जिसका ये सब करने में कोई फायदा हो? ऐसा तो कोई नहीं है। बस क्या? मंजीत जी और उनके ससुराल वालों के बीच में 5 साल पहले एक झगड़ा हुआ था। तब से दोनों परिवार के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन मंजीत जी की डेथ के बाद से ये रिश्ते फिर से सुधर गए। दीदी, मम्मी ऐसे नहीं जा सकती है, हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है मम्मी। मनीष, मम्मी कहीं नहीं गई है। मम्मी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। मुझे भी डर लग रहा है। ऐसा कैसे कर सकती है कुलजीत? 2 बच्चों की माँ है वो। गड्डी, जेवरात, कपड़े सब लेकर चली गई। यार अशोक, ये ब्लू स्विफ्ट किसकी है? मालूम नहीं यार। ओवरनाइट है क्या? नहीं मालूम यार, मैं 4 बजे आया तब से गाड़ी इधर ही पड़ी हुई है। अच्छा हाँ। जी, वो जीजा जी से बिजनेस को लेके थोड़ी सी अनबन हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि धंधे में थोड़ा सा पैसा लगा दो, तो उन्होंने ना कर दिया। बस इसी बात को लेके थोड़ी सी अनबन हुई थी सर। देखिए, किसी भी पुलिस स्टेशन से आपकी बहन की कोई खबर नहीं मिल रही है। या तो आपकी बहन खुद गायब हो गई, या फिर किसी ने इस तरह से गायब किया है कि छोटा सा सुराग भी ना मिल सके।
और आपको कहीं से अनबन की बात पता चली, आप उसे मेरी बेटी के गायब होने से जोड़ने लग गए। देखो सर जी, ये सच है कि मेरे बेटे और दामाद जी के बीच अनबन हुई थी, लेकिन उसका मेरी बेटी के गायब होने से कुछ लेना देना नहीं है जी। देखिए, जब तक कोई सुराग नहीं मिलता, शक की सुई तो सब पर रहेगी। कुलजीत मेरी छोटी बहन है जी। और कोई भाई बहन? एक सबसे छोटी बहन है जी, परजीत, दिल्ली में रहती है। आज शाम तक वो भी आ जाएगी जी। कुलजीत उसके घर पे भी नहीं गई? नहीं है सर, वहाँ पे मेरी बात हो गई है उससे। और सर, कुलजीत का ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ वो जा सके जी। कोई ऐसी वजह भी नहीं है जो बच्चों को छोड़ के जाए। कोई भी कड़वाहट नहीं है जी हमारे रिश्ते में। सिमरन, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सुबह 11:30 बजे फ़ोन किया था, शायद तुमने फ़ोन उठाया नहीं। हाँ सर, वो मैं कॉलेज में थी, लेक्चर में, और फ़ोन साइलेंट पे था। तो दोबारा कॉल बैक क्यों नहीं किया? सर भूल गई, ध्यान में नहीं था। तुम्हारी माँ शायद तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। पता नहीं सर। देखो, तुम्हारी माँ गायब है। अच्छा ये होगा कि तुम सच सच बता दो। सिमरन, तुम्हारी माँ का किसी के साथ कोई रिश्ता था? क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती सर, ऐसा कुछ नहीं था। नाइक, हो ना हो, इस फैमिली के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बस हमें वो नजर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, ब्लू स्विफ्ट बराबर है। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। एक कार मिली है सर, कलर नंबर सब कुलजीत सचदेव की गाड़ी से मिलता है। रेलवे स्टेशन के पास के पार्किंग एरिया में है। देखो ना साहब, कल से गाड़ी खड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा है यार। आता तो साहब बल्कि नहीं। नाइक, गाड़ी लॉक भी नहीं की है। कल से गाड़ी इधर ही खड़ी है साहब, इसीलिए मैंने थाने फोन किया था साहब। पार्किंग की कोई पर्ची है, उस पर कोई नाम है? हाँ साहब। जी साहब। गाड़ी का नंबर तो है इस पे, लेकिन नाम नहीं है। टाइम भी कल दोपहर 3 बजे का है। उस समय तो ड्यूटी पे मैं था साहब। शक्ल देखी थी उसकी, कुछ याद है? साहब, अब हर दिन इतनी गाड़ियाँ आती है, याद नहीं है साहब। नाइक, बड़ी अजीब बात है, गाड़ी लॉक नहीं की, कहीं पर भी ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिसकी बुनियाद पर हम किसी पर शक कर सकें। पाटिल साहब, उसने गाड़ी भी स्टेशन के पास पार्क की है। गाड़ी पार्क करके शायद ट्रेन पकड़ ली होगी। मतलब अपनी मर्जी से भागी होगी? सर, मम्मी ऐसे जा ही नहीं सकती, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अब तक जो पता चला है उससे उनके गायब होने के पीछे और कोई वजह नजर नहीं आ रही। सर जी, कुछ तो गड़बड़ है। कुलजीत मेरी बहन है जी, वो ऐसे भाग ही नहीं सकती। अपने बच्चों को छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकती है। हम उसके अपने हैं, उसकी लाइफ में कोई होता तो हम मना थोड़ी ना करते। और मैंने तो उससे कई बार कहा था जी दूसरी शादी करने के लिए। सिर्फ 36 साल की उम्र में विधवा हो गई थी वो। देखिए, अगर इसमें कोई साजिश है तो हम लोग इसे सूंघ ही लेंगे। सच का पता लगे बगैर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पर अभी तक जो भी सबूत हमारे सामने है, जैसे कि खुद की गाड़ी से जाना, साथ में कपड़े और गहने लेकर जाना, कार पार्क करना, वो भी स्टेशन के सामने, ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा करती कि उन्होंने पहले से ही तय किया था उनको कहां जाना है। अगर आप लोग कहें तो मैं दोनों बच्चों को अपने साथ दिल्ली ले जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मम्मी हम दोनों को छोड़कर जा ही नहीं सकती, मैं नहीं मानती। वो यहीं है और वो वापस आएंगी। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं भाई गुरु को क्या मंजूर है। पहले जीजा जी गए और अब सिमरन इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रही थी कि उसकी मां इस तरह से कहीं जा सकती है। लेकिन इस केस में ऐसा कोई सच सामने नहीं आ रहा था कि पुलिस को कोई और एंगल नजर आए। जब ऐसा लगने लगा था कि कुलजीत अपनी मर्जी से अपने बच्चों को छोड़कर गई है, तभी इस केस में एक नया एंगल सामने आया।
नाइक खरड़े बोलते हैं। हाँ खड़े साहब बोलिए, कैसे याद किया? नाइक घाट के पास एक बॉडी मिली है। हम मिसिंग पर्संस की रिपोर्ट्स क्रॉस चेक कर रहे थे, तभी लगा कि हमें जो बॉडी मिली है वो उसी कुलजीत सचदेव की है जो आपके एरिया से गायब है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन ही है जी। इसके साथ क्या हुआ जी? क्या हुआ कर जी? सुबह एक फोन आया, एक आदमी घाट के पास से गुजर रहा था, उसने बॉडी देखी। साहेब इकडे बघा। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ। स्ट्रैंगुलेशन, गला घोटा गया है किसी पतले तार या रस्सी से। मौत का टाइम लगभग 72 घंटे पहले। मतलब हो सकता है कि मारकर लाश को फेंक दिया हो सकता है। कुछ गहने वहने मिले? घर से निकलते वो 2 सूटकेस और कुछ कपड़े और गहने लेकर निकली थी। पूरा एरिया छान मारा पर कुछ नहीं मिला। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, बॉडी पर भी कुछ नहीं था। फिर हमें 5 अगस्त की आपके पुलिस स्टेशन की मिसिंग रिपोर्ट मिली। फोटो देखा और आप लोगों को इन्फॉर्म किया। कंफर्म मर्डर, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जिसके साथ वो भागी थी उसने पहले मारा है फिर घर लूटा, या फिर पहले घर लूटा, इसको मारा और बॉडी घाट के पास फेंक दी। कार रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग एरिया में मिली। पार्किंग टाइम था दोपहर 3 बजे। और कुलजीत को आखिरी बार काम वाले ने देखा था सुबह 11:30 बजे। मैं चलती हूँ मैडम। हाँ ठीक है गीता। अगर इसी कार को बॉडी डंप करने के लिए इस्तेमाल किया है तो मारने वाले के पास बॉडी डंप करके कार पार्क करने के लिए पूरे 4 घंटे। कपड़े गहने सब गायब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा ड्रामा हम लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया? लगता तो ऐसा ही है सर, जैसे ये मैडम खुद अपनी मर्जी से घर से भागी। और बॉडी भी घर से इतनी दूर लोनावाला में मिली। मैं कभी सिर्फ ये पता करना है कि मैडम भागी किसके साथ। कोई करीबी होगा सर? अच्छी पहचान वाला। इन सब के डिटेल्स निकालो, पता तो चले कुलजीत के मौत से फायदा किसका होने वाला था। सर श्लोक संत शरण जो जन परे, सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। नहीं नाना जी, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है। मनीष का स्कूल, मेरा कॉलेज, सब यही है।
हम दोनों यहीं पले बड़े, हमें कोई नए शहर नहीं जाना। बेटा, यहाँ रहेगी तो यादें पीछा करेंगी। नहीं मौसी, हम दोनों को कहीं नहीं जाना। आप लोग प्लीज जबरदस्ती मत करो। सर वो बिजनेस पार्टनर रवि शिंदे, भाई गुरचरण और बाप, सभी के मूवमेंट्स और बैकग्राउंड चेक किए। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करे। कोई बाहर का आदमी जिसके साथ वो भाग रही थी? लोनावला के होटल चेक किए सर, पुणे स्टेशन की टिकट बुकिंग भी चेक की। 11:30 से 3 बजे के बीच 2 ही गाड़ी जाती है। और हाँ सर, आसपास के गहनों की दुकान वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। अगर कोई भी चोरी के गहने बेचने के लिए आए तो तुरंत रिपोर्ट करें। लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई सर। भाई इस केस की चाबी हाथ ही नहीं आ रही है। सर एक खबर है छोटी सी, हो सकता है कि ताला खुल जाए। बोलो। मैडम की बेटी सिमरन, एक लड़के के साथ उसका चक्कर है सर, नाम है वसीम शेख। माँ जानती होगी और उसने मना किया होगा। हाँ सर, रवि शिंदे से पता किया। कुलजीत जी ने एक बार बोला था उस लड़के के बारे में। अभी सिर्फ 17 साल की तो है वो, होता है इस उम्र में। पता नहीं, है तो 17 की, पर बातें ऐसे करती है जैसे बहुत बड़ी हो गई है वो। या तो बात बात पे गुस्सा करेगी या चुप रहेगी। कॉलेज से घर आते आते भी रोज देर कर देती है, हर छोटी मोटी बात पे झूठ बोलती है। समझाया उसको? समझाया, एक चांटा भी धरा, पर वो ढीठ की ढीठ। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी बात समझती ही नहीं। मुझे लगता है आपको उसे थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए। इग्नोर करो, हो सकता है कल आ जाए। आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगता। इस बारे में फैमिली में से किसी को कुछ पता नहीं? लड़की का मामला है सर, आप समझ सकते हैं। वैसे कुलजीत जी बहुत सी बातें मुझसे शेयर किया करती थी, अपने पिताजी और भाई के साथ डिस्कस नहीं करती थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। सिमरन, सबसे पहले उसी ने देखा कंपाउंड में कार नहीं है। उसी ने देखा कि तिजोरी और अलमारी खुली है, और सबसे पहले उसी को पता चला कि सूटकेस गायब है। यकीन नहीं होता। दीदी, दीदी, आपने मम्मी को सिमरन, एक छोटी सी खबर लगी है हाथ में, तुम्हारे और वसीम शेख के बारे में। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बैठो।
सच कहूं तो हमें तुम पर इतना सा भी शक नहीं हुआ। आखिर बेटी हो तुम उसकी, वो भी सिर्फ 17 साल की। ये तुम्हारे और वसीम के फोन रिकॉर्ड्स हैं। उस दिन मतलब 5 अगस्त को तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे 12 बजे तक, वो भी तुम्हारे घर में। ये 4 बजे आकर कहना कि माँ की गाड़ी नहीं है, जेवर नहीं है, ब्रीफकेस नहीं है, ये सिर्फ कहानी थी जो तुमने अपने जुर्म को छुपाने के लिए रची थी, हमें गुमराह करने के लिए। बहुत घुमा लिया। सिमरन अब सच्ची कहानी बता जो तुम्हें छिपा कर रखी है। वसीम, मम्मी कभी नहीं मानेंगी, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देंगी। तो तू मुझे छोड़ देगी? नहीं, कभी नहीं। मैंने तेरे साथ ही रहना है। तो मैं तेरी माँ से आके बात करूं? कोई फायदा नहीं वसीम, वो हमारी बात नहीं सुनेंगी। पिछली बार बात की थी तो एक चाटा मिला और साथ में धमकी भी कि अगर मैं दोबारा तुमसे मिलने की कोशिश की तो वो मुझसे अपना नाता ही तोड़ देगी। ये देखो, पुलिस की तरह नजर रखती है मुझ पर, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ। देख सिमरन, हम अभी मिलते हैं, ये बात छिपने वाली तो है नहीं, तो अभी जाके साफ साफ बात कर लेते हैं। क्लास में थी मम्मी, और कहाँ जाऊंगी। कॉल बैक भी नहीं किया? नहीं किया, घर ही तो वापस आ रही थी ना। मम्मी आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। परेशान कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी डरती हूँ कि तू अभी भी उस लड़के के साथ। वसीम नाम है उसका। सच बता, तू अभी मिलती है उससे? मम्मी आप समझती क्यों नहीं हो, वो मुझे अच्छा लगता है, आई लव हिम। क्या मुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि अगर कोई मुझे पसंद है तो मैं उससे आराम से बात कर सकूं? तेरे पापा होते तो ये सब चलने नहीं देते। ऐसा सबक सिखाते उस लड़के को कि दोबारा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता तक नहीं। मम्मी आपको क्या लगता है, अगर आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगी तो वसीम मुझे छोड़ देगा या मैं उसे छोड़ दूंगी? आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तूने खाई में जाके गिरने की ठान ली है तो जा गिर। मुझ में और ताकत नहीं है कि मैं तुझे और समझाऊं। जो जी में आए कर, पर एक बात याद रख, अपने मन की करेगी तो इस घर से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाहर जाएगी, धक्के खाएगी, तब जाकर अक्ल आएगी, और जब अक्ल आएगी कोई रास्ता नहीं बचेगा। हेलो, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहा मैंने। Oh my God, ये हमने क्या कर दिया? तुम्हारी माँ तो गई, अब
वसीम, तुम्हें कार ड्राइव करनी आती है? हाँ। वसीम, वो सूटकेस निकालो। वसीम, वसीम, इसे यहीं पर ही तोड़कर फेंक दो। चलो। वसीम, इसे संभाल कर रखना और जब तक मैं ना कहूँ तब तक गहने ना बेचना। ओके। ये 18 साल का है, तुम 17 साल की, बालिग भी नहीं हो दोनों। सिमरन वो माँ थी तुम्हारी, पर फिर भी वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही थी, इसलिए तुमने उसे मार डाला। तो और क्या करती मैं? और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था, बस। वो मुझे कभी नहीं समझ पाती। तो अब जो तुम्हें चाहिए था वो मिल जाएगा। अपनी माँ को मारकर समझा लिया अपनी बात को, अपने भाई को क्या समझाओगी? और वो क्या समझेगा जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उसकी और खुद की माँ को मार डाला है? सिमरन, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम दोनों अपनी जिंदगी जी पाओगे? कोई खुशी मिलेगी किसी को भी?
जिस सूटकेस में कुलजीत के कपड़े और गहने थे वो वसीम के घर पर मिला। वसीम के परिवार को भी उतना ही गहरा सदमा लगा जितना कि सिमरन के नाना के परिवार को। सिमरन को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोई, बहुत रोई, क्योंकि उसने अपनी मां को खो दिया था। जुवेनाइल होम में 3 महीने गुजारने के बाद उसे जमानत मिल गई। उसके नाना ने उसे छोटे भाई मनीष के साथ दिल्ली उसकी मौसी के घर भेज दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ।